नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, कम्युनिटी बॉक्स नंबर 5 है आज। ठीक है, जो नए लोग हैं नहीं जानते तो उनको बता दूं। देखिए, अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, उन सभी क्वेश्चनों का वीकेंड में मैं आपको आंसर देता हूं। ठीक है, तो ऐसे ही ये सीरीज मैंने शुरू की थी और इसका पार्ट 5 है। तो पिछले वीकेंड में जितने भी मैंने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पूछे थे, उनका राइट आंसर क्या था और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने उसमें पूछा था, देखिए, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी। ठीक है, तो मगध साम्राज्य इसकी पहली राजधानी थी दोस्तों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, गिरिव्रज। ठीक है, गिरिव्रज या राजगीर या राजगृह बोला जाता है। ठीक है, राजगृह, ये मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। ठीक है, इसके बाद पाटलिपुत्र। ठीक है, इसके बाद बनते हैं पाटलिपुत्र, ये याद रखें। पहली पूछा गया इसमें, प्रथम पूछा गया है, तो प्रथम हो जाएगा गिरिव्रज। अगर ऑप्शन में राजगीर भी आता है या राजगृह भी आता है तो वो भी सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए, इस क्वेश्चन पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों ने इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा मजाक बना दिया था। लेकिन यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में देखिए दोस्तों, जब आप बैठेंगे, जो नए लोग हैं या पुराने लोग भी, पुराने लोगों को तो क्या बताना, उन्होंने देख ही लिया है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं। लाइक जैसे आपने लास्ट टाइम देखा होगा, मोला राम का पेशा क्या था। ठीक है, सिरदेव सुमन की वाइफ का नाम क्या था, उत्तराखंड में जुआरी क्या है या जुआरी क्या है। ठीक है, तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि मोचंग किससे बजाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या लॉजिक है बताइए, मोचंग किससे बजाया जाता है, नाक से, कान से, मुंह से। इतना पूछना चाहिए, लोग संस्कृति वाद्य यंत्र है वो, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनना चाहिए ना, कौन बजाता है या किस लिए बजाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस पूछ लेता है। तो इसलिए कोई भी फैक्ट याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा ना सोचे कि ये नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, यूके ट्रिपल एस का जो सिलेबस दिया गया उत्तराखंड जीके का, उस सिलेबस में से ही क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये याद रखें। तो गढ़वाली समाचार पत्र 1905 में शुरू हुआ दोस्तों। संपादक कौन थे, चलिए, त्रिमूर्ति कौन कौन थे बताइए। और गढ़वाली समाचार पत्र का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो A304 था, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही आंसर था। काफ़ी कम लोगों ने इसका उत्तर सही दिया। A304 सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न व्यक्तियों में से किसने पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, इनमें से कौन से ऐसे महानुभूति हैं जो नहीं चाहते थे कि एक अलग उत्तराखंड राज्य बने या पर्वतीय राज्य बने। एंड द राइट आंसर, काफ़ी सही आंसर दिया है, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है इसका। 63% लोगों ने सही दिया है, गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक है, देखिए, गोविंद वल्लभ पंत जी नरमवादी उदार विचारधारा के व्यक्ति थे। उनको पता था अगर पृथक उत्तराखंड राज्य बनता है उस समय, तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाएगी रोजगार की, और इसके साथ साथ जो यहाँ की भौगोलिक विषमताएं हैं, इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए वो पक्ष में थे कि संयुक्त प्रांत के साथ ही रखा जाए इस पर्वतीय प्रदेश को। ठीक है, वो नहीं चाहते थे अलग बने। अब लेकिन कुछ लोग इसको कांग्रेस हित से देखकर जोड़ते हैं। कई चीज़ें हैं, कई कंट्रोवर्सी होती है लीडर्स पे, आपको पता है, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है कि गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, तो पंत जी थे जो कि नहीं चाहते थे कि एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। ओके, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और कैसी विचारधारा के व्यक्ति थे ये भी क्वेश्चन बनता है। तो उदार विचारधारा के व्यक्ति थे गोविंद वल्लभ पंत जी। सबसे अच्छे लीडर माने जाते हैं, अगर एज अ पर्सनैलिटी में बोलूँ या एज अ व्यक्तित्व बोला जाए, तो इनका जैसा शायद ही कोई होगा। बहुत ही धैर्यवान थे, बहुत ही ज़्यादा नरम विचारधारा के, उदार विचारधारा के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो इसका भी सही आंसर मैं आपको बताऊंगा। इनमें से कौन सा व्यक्ति गांधीवादी नेता था। ठीक है, तो बताना था इनमें गांधीवादी कौन था। और इसका बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया है दोस्तों। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा को देखिए, काफ़ी इतिहासकार इसकी कंट्रोवर्सी करते हैं। स्वयं गांधी जी भी बोलते हैं कि गांधीवादी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग गांधीवादी विचारधारा को एक स्रोत मानते हैं जिसमें सत्य और अहिंसा को रख कर उस पर किए गए नैतिक कार्यों को रखा जाता है। ठीक है, तो गांधीवादी नेता की मैं बात करूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, जोसेफ विक्टर मोहन जोशी, ये थे गांधीवादी विचारधारा के नेता। ठीक है, और बात करी जाए पंडित बद्रीदत्त पांडे जी और हरगोविंद पंत, ये दोनों थे गरम दल के नेता, यानी कि उग्र विचारधारा के व्यक्ति। जैसे बाल गंगाधर तिलक थे भारत में, वैसे ही थे। हेमवती नंदन बहुगुणा की मैं बात करूँ तो ये थे समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा के। ठीक है, समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी ने देखिए एक मंदिर भी बनाया था बागेश्वर में। ठीक है, आपको पता है, स्वराज मंदिर, उसी का उद्घाटन किया था गांधी जी ने अपनी कुमाऊं यात्रा में।
वहाँ पे उन्होंने बागेश्वर के एक बच्चे को कुआं बागेश्वर का गांधी भी कहा था। बताइए कौन था वो व्यक्ति? छोटा बच्चा आया था ना 10 साल का, वंदे मातरम बोला उसने। इनमें से किस स्थल पर शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय है? ठीक है, तो शैलेश मटियानी तो सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दूं, ये राज्य के एक आंचलिक साहित्यकार हैं। इनका जन्म हुआ था बागेलछिना अल्मोड़ा में। एंड शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय को बनाया गया है रामगढ़ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रामगढ़ नैनीताल में है ये। ओके। नेक्स्ट देखिए, देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तार सेवा जानते हैं ना सब लोग, टेलीग्राम सर्विस, जो कि अब बंद हो चुकी है पूर्ण रूप से। तो टेलीग्राम सर्विस एक त्वरित मैसेज होता था उस समय, ठीक है, मैसेज जैसे आज की डेट में हम कॉल कर लेते हैं या फ़ोन मैसेज कर लेते हैं ना, कुछ इमरजेंसी मैसेज होते हैं या कूट भाषा में जो मैसेज होते थे वो तार सेवा से किए जाते थे। तो देहरादून में तार सेवा, सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया इसका, 1865, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी बॉक्स वाली ये सीरीज आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक और शेयर बहुत मोटिवेट करता है नई टॉपिक लाने के लिए। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं मेरे को, इसका मेनली रीज़न है कि जितने भी यहाँ पर 1.5 लाख एस्पिरेंट, और मेरे को मात्र मैं एवरेज देखूँ तो 3,000 से 4,000 व्यूज़ आते हैं एक वीडियो में एक हफ्ते में। रीज़न यही है कि मेरे को पता है बहुत से लोग डाउनलोड करके देखते हैं। ठीक है, आप देखिए, कोई बात नहीं, मुझे यूट्यूब के रेवेन्यू से भी कुछ नहीं करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता होगा, मुश्किल से $100 भी नहीं हो पाते महीने के। ठीक है, लेकिन मेनली है कि आप शेयर तो कर दीजिए। आप मेरे लिए इतना तो कीजिए कि थोड़ा शेयर कीजिए, और ताकि थोड़ा व्यूज़ बढ़ पाए, व्यूज़ काउंट बढ़ पाए। ठीक है, तो यही आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं। बाकी सभी चीज़ें आपको निःशुल्क दी जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हम न्यायिक पुनरीक्षण कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं? ठीक है, तो ये होता है आर्टिकल 137। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। मात्र 20% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है दोस्तों। अनुच्छेद 137। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परमार वंश के किस शासक की तुलना हुमायूं से की जाती है? ठीक है, हुमायूं कौन था आपको पता ही है। हुमायूं मुगल शासक था। ठीक है, अकबर का पिता था हुमायूं। और हुमायूं से क्यों तुलना होती है यहाँ पे इस राजा की, ये आप जानेंगे। राइट आंसर इसका सही दिया है बहुत से लोगों ने, प्रद्युमन शाह बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, जैसे हुमायूं का देखा होगा आपने, जो हुमायूं का करियर रहा या हुमायूं का शासनकाल रहा, दर दर की ठोकरें खाई हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं के टाइम पे देखिए, एक तो मुगल साम्राज्य की जो नींव थी उसको हिलाया था उसमें सूर्यवंश के एक शासक ने, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, उसने हरा दिया था ना यहाँ पे बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को। ठीक है, तो हुमायूं देश छोड़ के भाग गया था। ठीक है, अफगानिस्तान पहुंच गया, वो यहाँ से देश छोड़ के भागा, लड़कता रहा, बिलकता रहा, बड़े मुश्किल से फिर वापस आया वो 1555 में। ठीक है, और उसके बाद सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है जिसमें अपने खोए हुए साम्राज्य को पाता है हुमायूं। ठीक है, लेकिन जैसे साम्राज्य पुनः पाता है, सूर्यवंश का अंत होता है, उसके बाद पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है ये। यानी कि इसका जो पूरा जीवन रहा वो लड़ते बिलकते या बहुत ही परेशानियों में बीता। सेम यही कंडीशन प्रद्युमन शाह की भी रही, परमार वंश के शासक की। परमार वंश का शासक प्रद्युमन शाह जब गद्दी पर बैठा, सबसे पहले इसने फेस किया 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था। भयंकर अकाल, जिसको इकावनी बावनी कहा जाता है। अकाल से जैसे ही लोग मुक्त हुए थे, उसके बाद प्राकृतिक ट्रेजेडी हो गई, 1803 का गढ़वाल भूकंप, जिसमें संपूर्ण श्रीनगर ध्वस्त हो गया। 75% उसमें जो श्रीनगर था पूरा ध्वस्त हो जाता है, काफ़ी जन धन की क्षति हो जाती है। इसके बाद फिर और एक और यहाँ पे बहुत ही अ, दुखद समय आता है 1804 का, जब गोरखा लड़ाई छेड़ देते हैं इस राज्य के खिलाफ। तो खुड़बुड़ा के युद्ध में अंततः मारे जाते हैं प्रद्युमन शाह, इसीलिए इनकी तुलना हुमायूं से की जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे दोस्तों अच्छे से। हुमायूं और प्रद्युमन शाह में ये सिमिलरिटीज है कि जब ये लोग गद्दी पर बैठे, उसके बाद इन्होंने बहुत से चैलेंजेस को फेस किया और इनका जीवन कभी भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं गुजर पाया था। नेक्स्ट है देखिए, निम्न में से जंगल का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो जंगल का पर्यायवाची बताना है आपने। तो जंगल का पर्यायवाची होता है दोस्तों, इसमें दिए गए आंसर में सही आंसर था कांतार, बिल्कुल सही आंसर था कांतार। ठीक है, कांतार, अरण्य, कानन, ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। प्रमोद की बात करूँ तो प्रमोद का मतलब होता है आनंद, हर्ष, खुशी, मजा। ठीक है, विहग का मतलब होता है चिड़िया, खग, पक्षी। ठीक है, विश्रांति का मतलब होता है यहाँ पे, विश्रांति का मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो थकान से है जुड़ा हुआ। ठीक है, मतलब थकान से भी जोड़ सकते हैं हम इसको, थकान या आलस्य या रुकावट, कुछ इस तरह से। एक बार इसको फिर भी आप चेक कर लीजिएगा विश्रांति को। ठीक है, तो ये देखिए, जो कम्युनिटी बॉक्स वाली सीरीज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये तो हो गए पिछले वीकेंड के क्वेश्चन। अब आज से जो मैं मंडे से क्वेश्चन डालूंगा कम्युनिटी टैब में, उसको मैं संडे अगले मंडे को आपको दे दूंगा, ठीक है। इसको आप फॉलो कीजिए, आप लोग इसमें कमेंट वोट कीजिए, अपना आंसर जरूर दीजिए, कॉपी ना कीजिए। उसके बाद सही आंसर देखने के लिए इस टॉपिक को वॉच कीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों जो टॉपिक चल रहे हैं चैनल पे वो चलते रहेंगे। जल्दी मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।